गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने जो है क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। अध्याय परिचय के बारे में जो है मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है। इस वीडियो के अंदर आपको जो है प्रश्न समझाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। पंचशील पर संक्षिप्त नोट लिखिए। पंचशील क्या है? पंचशील भारत की विदेशी नीति का मूलभूत आधार है। तो पंचशील जो है भारत की विदेशी नीति का मुख्य तत्व है। पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत। पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत। सन 1954 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार इन 5 सिद्धांतों की घोषणा की थी। तो हमारे देश का जो पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो 1954 के अंदर जो है पहली बार इन 5 सिद्धांतों की घोषणा की थी, प्रयोग किया था। और इनका प्रयोग उन्होंने चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ तिब्बत के मामले पर समझौता करके किया था। तो इन सिद्धांतों का प्रयोग जो है भारत के प्रधानमंत्री ने, जो चीन के प्रधानमंत्री थे उस समय चाउ एन लाई, तिब्बत समझौते के ऊपर जो इस सिद्धांतों का जो है प्रयोग किया था। दोनों महाशक्तियों ने इस सिद्धांत के प्रति आस्था प्रकट की। तो चीन ने भी और भारत ने भी इन सिद्धांतों के प्रति जो है पूरी आस्था व्यक्त की। ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। ये 5 सिद्धांत है, इस प्रकार है। एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखेंगे। तो इनमें सबसे पहला है कि जो एक दूसरे देश की प्रभुसत्ता है और जो अखंडता है उसको जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण न करना, न भारत के द्वारा चीन पर आक्रमण किया जाएगा, न चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और न ही वे दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करेंगे या हस्तक्षेप करेंगे। आपस में समानता और मित्रता की भावना बनाए रखेंगे। दोनों देश एक दूसरे के प्रति जो है मित्रता की भावना बनाए रखेंगे। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और शांति के रास्ते पर चलकर आपसी भाईचारे को, प्यार प्रेम को बढ़ावा देंगे। पंचशील के उपयुक्त सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये जो 5 सिद्धांत है, पंचशील के सिद्धांत है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुट निरपेक्षता क्या है या इसका क्या अर्थ है, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। गुट निरपेक्षता का अर्थ, गुट निरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न सैनिक गठबंधनों से अलग रहकर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मामले पर स्वतंत्र रूप से उसके गुण अथवा दोषों के आधार पर निर्णय लेना। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी विषय है उसके ऊपर जो है अपने विचार रखना और वे विचार भी जो स्वतंत्र रूप से उनके गुण दोषों को परख कर जो है मतलब विचार रखना और किसी भी गुट के अंदर शामिल न होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका पहला उद्देश्य जो है संसार के अंदर शांति को बनाए रखना, शांति को बढ़ावा देना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करना। संसार के अंदर से साम्राज्यवाद यानी कि कई राष्ट्र जो है अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश स्थापित करते हैं, उसको खत्म करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयत्नों तथा अन्य कार्यों में पूर्ण सहयोग करना। तो वर्ल्ड जो यूएनओ है उसके जो कार्य हैं उनके अंदर जो है पूर्ण रूप से देशों के द्वारा उसका समर्थन करना, उसका सहयोग करना। नस्लीय तथा रंग भेद पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना। नस्ल के आधार पर, रंग भेद के आधार पर वर्ल्ड के अंदर जो आपसी भेदभाव है उसको खत्म करना भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। पूर्ण निशस्त्रीकरण और परमाणु अस्त्रों का प्रयोग विशेष रूप से विरोध करना। पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करना और जो हथियारों की ओर बढ़ रही है लगातार आज संसार में, उसका जो है विरोध करना गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, शिमला समझौता 1972 पर नोट लिखिए। शिमला समझौता क्या है, कब हुआ? सन 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। तो 1971 के अंदर बांग्लादेश की प्रॉब्लम को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान के अंदर आपस में दोनों देशों का आपस में जो है युद्ध हो गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई और उसका एक बड़ा भाग पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया। तो इसके अंदर जो है पाकिस्तान हार गया और उसका एक हिस्सा था जो पूर्वी पाकिस्तान, वो जो है पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। और जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो जो है बांग्लादेश बनकर जो है संसार के नक्शे पर उभर कर सामने आया।
इसके पश्चात भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्री शिमला में मिले। तो उसके बाद क्या हुआ, 1971 में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शिमला के अंदर जो है मिले दोनों। उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और आपस में जो है एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि भविष्य में वे अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण ढंग से करेंगे और इस समझौते का नाम रखा गया शिमला समझौता। तो इसके अंदर जो बातचीत हुई कि अगर मान लीजिए इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को जो है बैठकर सुलझाने की कोशिश की जाएगी, शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तब से दोनों देशों के आपसी संबंधों में कुछ सुधार होना आरंभ हुआ। तो शिमला समझौते के बाद जो है दोनों देशों के अंदर मतलब सुधार भी हुआ। तो शिमला समझौता भारत तथा पाकिस्तान के बीच 3 जुलाई 1972 को हुआ। तो यह समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 3 जुलाई 1972 को हुआ था। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वह इस प्रकार है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। भारत के द्वारा भी पाकिस्तान के द्वारा भी दोनों राष्ट्रों के द्वारा एक दूसरे की जो राष्ट्रीय एकता है उसका सम्मान किया जाएगा, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका सम्मान किया जाएगा। नंबर 2, दोनों देश अपने पारस्परिक झगड़ों को बातचीत और शांतिपूर्ण उपायों से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प होंगे। अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई झगड़ा हो जाता है तो दोनों देश जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है उन झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध बल का प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोनों देश भारत के द्वारा भी और पाकिस्तान के द्वारा भी एक दूसरे की जो स्वतंत्रता है, क्षेत्रीय अखंडता है, उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाएगा और न ही जो है किसी प्रकार की बल अथवा धमकी का प्रयोग जो है एक दूसरे के विरुद्ध किया जाएगा। दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे और दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के मुख्य सिद्धांत लिखिए। तो भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसके क्या सिद्धांत है। भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। यह एक स्वतंत्र विदेशी नीति है। तो पहली बात यह है कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो एक स्वतंत्र विदेशी नीति है। यह सैनिक गठबंधनों का विरोध करती है और यह नीति सैनिक गठबंधनों का विरोध करती है, यानी किसी भी सैनिक गठबंधन के साथ बंधना नहीं चाहती। यह भारतीय क्षेत्र तथा अन्य गुट निरपेक्ष राज्यों में महाशक्तियों के सैनिक अड्डे का विरोध करती है। तो यह गुट निरपेक्षता की नीति जो है किसी भी देश के अंदर न तो अमेरिका के सैनिक अड्डे बनाने का समर्थन करती है और न ही भारत में किसी भी देश के अंदर जो ये कहती है कि न तो अमेरिका न सोवियत संघ के द्वारा किसी देश के अंदर अपने सैनिक अड्डे बनाएंगे, यानी कि सैनिक अड्डे बनाने का विरोध करती है। यह विश्व शांति की स्थापना में सहयोग देती है। तो गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से जो संसार में शांति स्थापित की जा सकती है। इसका प्रमुख आधार सभी राष्ट्रों के बीच मित्रता का व्यवहार करना और इसका एक मुख्य उद्देश्य जो है वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन सब के अंदर जो है समानता का, मित्रता का व्यवहार करना है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद अथवा जातिवाद का विरोध करती है। तो गुट निरपेक्षता जो है संसार के अंदर जो साम्राज्यवाद है, रंगभेद की जो नीति है, इन सभी का विरोध जो है गुट निरपेक्षता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक तरफ जहां लाहौर घोषणा पत्र व जनप्रतिनिधियों की पाक यात्रा के द्वारा भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा था, एक तरफ तो जो है लाहौर घोषणा पत्र के माध्यम से भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना द्वारा पाक घुसपैठियों के साथ भारत की नियंत्रण रेखा में घुसपैठ की गई। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सेना है उसके द्वारा जो है भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कर दी गई और जम्मू कश्मीर के द्रास, कारगिल, बटालिक क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने अपने समर्थक घुसपैठियों के साथ कब्जा कर लिया। तो इन क्षेत्रों के ऊपर जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा जो है भारत में जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया गया। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपसी तनाव पैदा हो गए, संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और इसे जो है कारगिल की लड़ाई कहा जाता है। भारतीय वायु सेना ने
ऑपरेशन विजय के द्वारा पाकिस्तानी सेना एवं उसके समर्थक घुसपैठियों को भारतीय नियंत्रण रेखा से बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो हमारे देश की जो वायुसेना है उसने ऑपरेशन विजय नाम का एक ऑपरेशन चलाया, जिसके माध्यम से जो पाकिस्तान के उग्रवादी जो भारत की सीमा के अंदर घुस गए थे उन्हें भारत की नियंत्रण रेखा से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार पाकिस्तान की ऐसी कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंधों में मई जून 1999 में अत्यधिक कड़वाहट पैदा कर दी। इस तरह जो कारगिल की लड़ाई के माध्यम से या कारगिल के अंदर जो है मतलब ये आपके द्रास है, कारगिल है, इन क्षेत्रों पर कब्जा करके 1999 के अंदर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है तनाव पैदा हो गए, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में अत्यधिक कड़वाहट पैदा हो गई। भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 4 कारण, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के भारत के साथ विलय को स्वीकार न करना। पाकिस्तान द्वारा जो जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और पाकिस्तान इस बात को जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में आपसी तनाव है। पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार तथा उग्रवादियों एवं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को न केवल शरण देना बल्कि भारत में तोड़फोड़ तथा आतंकवादी गतिविधियां करवाने के लिए प्रशिक्षण तथा अन्य सभी प्रकार का सहयोग देना। तो पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार, इसके साथ साथ उग्रवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैलाया जाता है, इसके साथ साथ भारत में जो तोड़फोड़ की जाती है और आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ये सारी जो गतिविधियां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण है। पाकिस्तान द्वारा अमेरिका तथा चीन से सैनिक हथियार तथा अन्य सहायता प्राप्त करना, जिसका प्रयोग वह केवल भारत के विरुद्ध ही कर रहा। तो पाकिस्तान जो अमेरिका और चीन से जो है हथियार का जो है मतलब ले रहा है और जो है दूसरी प्रकार की सहायता ले रहा है, जिसका प्रयोग जो है पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध किया जा रहा है, हमेशा करता है। और यही रीजन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी तनाव पैदा होते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थापना के लिए भारत को जिम्मेवार मानता है और पाकिस्तान ये कहता है कि जो बांग्लादेश बनाया गया है वो जो है भारत की वजह से ही बना गया है। तो इस प्रकार से जो है भारत और पाकिस्तान के लगातार जो है तनाव बने रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारण लिखिए। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के जो कारण है वे इस प्रकार है। भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण। भारत कई वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ, यानी कि काफी लंबे समय तक भारत गुलाम रहा, उसके बाद जो भारत स्वतंत्र हुआ और इसके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। देश आजाद होने के बाद भारत के सामने जो सबसे पहला प्रश्न था वो जो है भारत का आर्थिक विकास करना था। यह कार्य शांति के वातावरण में ही हो सकता है और यह कार्य जो है भारत के अंदर शांति पैदा होगी या शांति होगी तभी हो सकता है, न कि तनाव अथवा युद्ध की स्थिति में। युद्ध या तनाव की स्थिति में जो है आर्थिक विकास संभव नहीं है। यदि भारत किसी एक गुट का सदस्य बन जाता तो इससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती थी। अगर मान लीजिए भारत अमेरिका के गुट में हो जाता या रूस के गुट में हो जाता तो इससे जो है तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती थी, जो कि भारत के लिए उचित नहीं थी और भारत के लिए अच्छी नहीं थी। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए भी किया ताकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त की जा सके। तो भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी वो इसलिए भी अपनाई ताकि अमेरिका से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, रूस से भी जो आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। और ऐसा हुआ भी, और ऐसा मतलब गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से ऐसा हुआ, दोनों देशों से जो है आर्थिक सहायता भारत के द्वारा ली गई। यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह न केवल एक ही गुट की सहायता लेता बल्कि दूसरा गुट उसका शत्रु बन जाता। अगर मान लीजिए भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता, चाहे अमेरिका के गुट में चाहे सोवियत संघ के गुट में, तो इससे क्या होता कि भारत केवल एक जगह से जो आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता था और हो सकता कि दूसरा जो देश था वो उसका दुश्मन बन बैठता या दुश्मन हो जाता। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से दोनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं। स्वतंत्र विदेशी नीति निर्धारण के लिए भारत ने एक लंबे संघर्ष तथा अनेक बलिदानों के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो भारत ने काफी लंबे समय के बाद जो आजादी प्राप्त की थी, जिसे वह किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहता था और इस आजादी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। किसी एक गुट में शामिल हो जाने से भारत अपनी मूल्यवान स्वतंत्रता को खो बैठता। अगर मान लीजिए वो किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो अपनी जो आजादी उसने बलिदानों के साथ मिली थी उसको खो सकता था, जिसके लिए वह कभी तैयार नहीं था और इस आजादी को खोने के लिए भारत कभी तैयार नहीं था।
अतः अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को बनाए रखना तथा अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति को अपनाने की इच्छा के कारण भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। यानी अपनी पूर्ण आजादी को बनाए रखना और अपनी इस विदेशी नीति का अनुसरण करने के लिए जो है भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। शांति का समर्थक भारत प्राचीन समय से ये एक शांति प्रिय देश रहा। हमारा देश जो है आरंभ से ही जो है शांति प्रिय देश रहा है और इसने कभी भी विस्तारवाद की नीति का अनुसरण नहीं किया। भारत ने कभी भी जो है विस्तारवाद यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जबरदस्ती दूसरे इलाकों को मिलाने की कोशिश नहीं की। किसी एक गुट में शामिल होने से भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। अगर मान लीजिए रूस के गुट में मिलता है या अमेरिका के गुट में मिलता है तो इससे जो है तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में दूसरा गुट भारत का विरोधी हो जाता। अगर वह किसी एक देश के साथ मिल जाता तो दूसरा गुट या वो देश जो है दूसरा उसका शत्रु बन सकता था। नेक्स्ट देखिए, ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच में हुआ, इसकी 3 धाराएं बताइए। ताशकंद समझौता सन 1966 में सोवियत संघ के नगर ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो यह समझौता 1966 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ और ये जो है सोवियत संघ के नगर ताशकंद के अंदर हुआ था, इसलिए जो है इस समझौते का नाम ताशकंद समझौता रखा गया। इसकी 3 मुख्य बातें जो है इस प्रकार से है। दोनों देशों का यह प्रयास रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने रहे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के अनुसार दोनों देश कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान आपस में अच्छे संबंध स्थापित रखे। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाए जहां 5 अगस्त 1965 से पहले थी। दोनों देशों के आपस में यह भी समझौता हुआ कि जो 5 फरवरी 1966 से पहले भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं जहां पर थी वहां पर यानी कि 5 अगस्त 1965 पर जहां सेनाएं थी 5 फरवरी 1966 से पहले जो है ये सेनाएं अपने अपने पहले वाले स्थान पर ही पहुंच जाए, ये भी समझौता हुआ। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, न तो भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध और न ही पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई विरोध किया जाएगा, विरोधी प्रचार किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की विदेशी नीति के कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो भारत की विदेशी नीति की जो 4 विशेषताएं हैं इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन करना। तो भारत की विदेशी नीति का पहला सिद्धांत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का अच्छी तरह से पालन करना भारत की विदेशी नीति का मुख्य सिद्धांत है। विश्व के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, संसार के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना, यानी साम्राज्यवाद अपने क्षेत्र को बढ़ाना और जो उपनिवेश जगह जगह अपने उपनिवेश स्थापित करना, इस बात का भी विरोध करना भारत की विदेशी नीति का मुख्य सिद्धांत है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, संसार के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना भारत की विदेशी नीति का मुख्य सिद्धांत है। तो बच्चों आज आपको जो है 4-4 नंबर के लगभग सारे प्रश्न करवा दिए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद।